तो स्टार्ट करते हैं वेक्टर्स के बारे में। तो वेक्टर्स क्या होते हैं? वेक्टर्स विच हैव बोथ डायरेक्शन एंड द मैग्नीट्यूड। जैसे कि मान लीजिए ये कोई हमें यहाँ पर बनाया गया है वेक्टर, तो इसको डिनोट कर सकते हैं बाय स्मॉल लेटर्स, ए वेक्टर, बी वेक्टर, ऐसे हम इसको डिनोट करते हैं। या फिर अगर हमें इस वेक्टर के एंड पॉइंट एंड स्टार्टिंग पॉइंट के बारे में बताया गया हो, जैसे कि ये ए बी है, तो हम इसे बोलते हैं ए बी वेक्टर। मतलब ए से शुरू हुआ और बी पर हो गया ये वेक्टर हमारा खत्म, ठीक है। और अगर दो वेक्टर्स, यानी कि मुझे यहाँ से बी ए वेक्टर हो बनाना, तो बी ए वेक्टर क्या होगा? बी ए वेक्टर। तो बी ए वेक्टर और ए बी वेक्टर क्या होंगे? इन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, तो इसलिए मैं इसके आगे क्या लगा सकता हूँ? माइनस लगा सकता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। बाकी आप लोगों ने अगर क्लास 11th में फिजिक्स में आपको एक यूनिट आता है वेक्टर्स का, उसमें आपकी इंट्रोडक्शन ऑलरेडी इसके बारे में हुई होती है, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। जो हमारे फॉर्मूलाज यहाँ पर यूज होने वाले हैं, एक होते हैं कोलिनियर वेक्टर्स, ठीक है। इससे पहले आप लोगों ने बहुत बार रीड किया होगा कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में। ये हैं कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं? जो वेक्टर किसी सेम स्ट्रेट लाइन के ही पैरेलल हो। मान लीजिए ये कोई स्ट्रेट लाइन है और इसके पैरेलल एक वेक्टर ये है ए वेक्टर और कोई एक वेक्टर है बी वेक्टर, ठीक है। पैरेलल होने का मतलब है यहाँ पर के डायरेक्शन ऑपोजिट भी हो सकती है, ठीक है। डायरेक्शन यानी कि इस तरफ भी हो सकती है, वो भी यही रहेगा, सेम ही कोलिनियर वेक्टर्स ही होंगे, ठीक है। ये आपको पूछा जा सकता है कि ये वेक्टर्स कोलिनियर है या फिर नहीं है। अब देखिए, जब हम किसी वेक्टर को बनाते हैं तो अब हम इसे बनाएंगे इन द 3D प्लेन, ठीक है। 3D प्लेन में ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये है जेड एक्सिस, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर ये हमारा कोई है पॉइंट P, ठीक है। तो ये जो ये OP वेक्टर होगा, ठीक है, या फिर ये जो OP स्ट्रेट लाइन होगी हमारी, ये एक्स एक्सिस के साथ मान लीजिए एंगल बना रही है अल्फा, वाई एक्सिस के साथ एंगल बना रही है बीटा, और ऐसे ही जेड एक्सिस के साथ एंगल बना रही है गामा, ठीक है। जो ये एंगल्स बन रहे हैं, इन सभी एंगल्स के हमें सोल्व करने हैं कोसाइन वैल्यूज, यानी कि कोस अल्फा, कोस बीटा एंड कोस गामा। दीज आर कॉल्ड द डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। दीज आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस। क्या होते हैं ये? कोस अल्फा, कोस बीटा एंड कोस। इनको हम डिनोट करते हैं विद LMN, ठीक है। किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस को सोल्व करने के लिए हमें उनके जो एंगल्स हैं, जो कि एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस के साथ बन रहा है, इनको हम डिनोट करते हैं LMN के साथ। दीज आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। और इनकी एक प्रॉपर्टी होती है जो आप लोगों को याद रखनी है, दैट इज L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1, विच इम्प्लाइज दैट कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। इसके ऊपर भी आपको कोई भी यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ओके। तो ये तो हो गए डायरेक्शन कोसाइंस। अब इसके बाद आते हैं डायरेक्शन रेशियोस, ठीक है। डायरेक्शन को मैं DR लिखूंगा इन शॉर्ट, डायरेक्शन रेशियोस। डायरेक्शन रेशियोस क्या होते हैं? जो कि इन्हीं LMN के प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। आर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइंस। इसका मतलब क्या होता है प्रोपोर्शनल का? मान लीजिए हमने LMN को सभी को मल्टीप्लाई करवा दिया विद 2, विद 4, विद 5, वो जो आंसर्स आएंगे वो हमारे बन जाएंगे डायरेक्शन रेशियोस, ठीक है। अब इनका यूज क्या करते हैं, हम एक एग्जांपल के साथ इसको एक्सप्लेन करते हैं। मान लीजिए ये कोई है वेक्टर D वेक्टर, ठीक है। फॉर एग्जांपल D वेक्टर है, मान लीजिए AI कैप प्लस BJ कैप प्लस CK कैप। अब ये जो IJK कैप क्या होते हैं? ये हमारे इन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर्स होते हैं। तो हम किसी भी वेक्टर को इन यूनिट वेक्टर्स की डायरेक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। हम सभी वेक्टर्स को इन्हीं यूनिट वेक्टर्स को यूज कर ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो D वेक्टर इज इक्वल्स टू AI कैप प्लस BJ कैप प्लस CK कैप, ठीक है। अब ये हो गई। अब ये जो ABC है, कोई भी वेक्टर दिया हो उसके आगे जो भी I कैप, J कैप, K कैप के कोफिशिएंट्स होंगे, दीज आर द डायरेक्शन रेशियोस ऑफ दैट वेक्टर। तो डायरेक्शन रेशियोस को सोल्व करना बिल्कुल सिंपल है, बस आपको इनको लिख देना है, ओके। अब अगर हमें इनसे निकालने होंगे डायरेक्शन कोसाइंस, तो हमें क्या करना है?
ठीक है, सबसे पहले हम निकालते हैं वेक्टर का मैग्नीट्यूड, डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दिस इज कॉल्ड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। ठीक है, उसका फॉर्मूला बहुत ही इजी है, इन सभी के स्क्वायर्स को ऐड करेंगे, ठीक है, और इसका कर देंगे स्क्वायर रूट। ठीक है, अब देखिए हमें डी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड करना है, तो यहां से हमें मिलता है यूनिट वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर डी कैप कोई भी हो सकता है, ए कैप बी कैप जो भी आपका वेक्टर है, इज इक्वल्स टू दैट वेक्टर डिवाइडेड बाय उस वेक्टर का ही मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा, अब ख्याल से देखिए, ये जो है वैल्यू ये यहाँ पर ए के साथ डिवाइड होगी, बी के साथ डिवाइड होगी, सी के साथ डिवाइड होगी, तो इनको डिवाइड होने पर डायरेक्शन कोसाइंस मिल जाते हैं, यानी कि ये हमारा क्या बनेगा, यूनिट वेक्टर ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए आई कैप प्लस बी ओवर सेम वैल्यू, ठीक है, एंड प्लस सी ओवर सेम वैल्यू। ठीक है, एग्जाम्पल में आपको बहुत ही इजी फील होगा क्योंकि ए बी सी की जगह पर सोल्व होकर आंसर आ जाएगा, तो बिल्कुल सिंपल होगा। सो देयरफॉर यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय द डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, तो ये बन गए हमारे डायरेक्शन कोसाइंस। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोगों को अंडरस्टैंड करना है कि यूनिट वेक्टर में ये जो होंगे कोफिशिएंट्स, दीज आर द डायरेक्शन कोसाइंस। जो हमारा सिंपल वेक्टर है उसमें जो होंगे कोफिशिएंट्स, दैट आर द डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए वेक्टर का मैग्नीट्यूड सोल्व करें, उसके साथ इन ए बी सी को डिवाइड कर दें, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के रूट के साथ ए बी सी को हमें डिवाइड कर देना है। दीज आर द डायरेक्शन कोसाइंस, और डायरेक्शन कोसाइन के साथ कौन होता है, यूनिट वेक्टर मिलता है। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को पहले याद कर लेनी है। अब इस पर बेस्ड एक छोटी सी एग्जांपल हम सोल्व कर लेते हैं। सो नाउ फॉर एग्जांपल we have r vector is equals to 2i cap plus 2j cap minus k cap। ठीक है, so now direction ratios क्या बन गए, 2, 2, -1। ठीक है, और मैग्नीट्यूड ऑफ द r वेक्टर क्या बनेगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर रूट, ये बन गया आपका 4 प्लस 1 का रूट, that is the 9 का रूट, that is the 3। so now unit vector r cap, r vector divided by its magnitude, तो ये आ जाएगा 1/3 2i cap plus 2j cap minus k cap। तो यहाँ से अगर हमने LMN यानी कि डायरेक्शन कोसाइंस को निकालना हो तो वो क्या बन जाएंगे, these are 2/3 एंड -1/3। अगर आपको ओनली डायरेक्शन को साइंस है यहाँ पर पूछेंगे तो आप इसको डायरेक्टली निकालें, इनको डिवाइड कर दें विद ये 3, तो ये बन जाएंगे आपके डायरेक्शन को साइंस। ठीक है, तो ऐसे हम इसे सोल्व आउट करते हैं। ठीक है, नाउ इसके बाद है वेक्टर ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स। मान लीजिए एक है हमारे पास P पॉइंट x1 y1 z1, ठीक है, और एक है हमारे पास यहाँ पर Q पॉइंट x2 y2 z2। ठीक है, हमें सोल्व करना है PQ वेक्टर। तो PQ वेक्टर क्या होगा, जो हमारा एंड पर है पॉइंट उसको आगे रखेंगे, x2 माइनस x1। ठीक है, इसके साथ आएगा i कैप प्लस y2 माइनस y1, इसके साथ आएगा j कैप प्लस z2 माइनस z1, इसके साथ आएगा k कैप। सो नाउ अगर आपको इसके बारे में पूछा जाए कि PQ वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं, वो इनके जो आंसर्स आएंगे वो बन जाएंगे, उससे आगे हम उसके डायरेक्शन कोसाइन भी निकाल सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े तो। ठीक है, ये काफ़ी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको कोई भी P पॉइंट दिया होगा, Q दिया होगा, तो हम PQ वेक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई भी AB वेक्टर BC वेक्टर कुछ भी ऐसे हम सोल्व कर सकते हैं। ओके, और आल्सो अगर मान लीजिए हमें कोई यहाँ पर दिया गया है P पॉइंट है, मान लीजिए 2 1 3, आपको यहाँ पर पूछा गया है पोजीशन वेक्टर ऑफ P, वो क्या होता है, दैट इज इक्वल्स टू OP वेक्टर। OP वेक्टर मतलब कि ओरिजिन से लेकर P तक का वेक्टर, वो क्या होगा, सिंपली इसके जो भी इस पॉइंट के हैं कोऑर्डिनेट्स उसके साथ आपको i j k कैप को यूज कर लेना है। तो ये क्या बनेगा, 2i कैप प्लस 1 इंटू j कैप 3 इंटू k कैप। तो ये भी बिल्कुल ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है।
ठीक है। तो इसके बाद आता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें, स्केलर प्रोडक्ट, और इसे हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, अब ये क्या होता है, दिस इज ए डॉट वेक्टर डॉट बी वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड कोज ऑफ थीटा। दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी, यानी कि ये दोनों थे वेक्टर, इनका डॉट प्रोडक्ट क्या है, वो एक स्केलर है। मान लीजिए ये था ए वेक्टर और ये था बी वेक्टर, और इन दोनों में एंगल था यहाँ पर थीटा, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू कोस थीटा। ठीक है, और आल्सो ए डॉट बी इज इक्वल्स टू बी डॉट ए होता है, सो डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। ठीक है, एंड अगर ए डॉट बी 0 हो, ठीक है, आपको ये वैल्यू दी हो, तो हमारे पास क्या क्या हो सकता है, देन या तो ए 0 होगा और बी 0 होगा। अगर दोनों ही नॉन जीरो हैं तो क्या हो सकता है, और ए एंड बी आर परपेंडिकुलर। ठीक है, वो दोनों परपेंडिकुलर भी हो सकते हैं। ठीक है ना, परपेंडिकुलर हो सकते हैं। फिर ये कोज आ जाएगा यहाँ पर कोज आ जाएगा ना 90, उसकी वैल्यू 0, तो इसका डॉट प्रोडक्ट 0 मिल जाएगा। ठीक है, सो अब हमें डॉट प्रोडक्ट को सोल्व आउट कैसे करना है, सबसे इंपॉर्टेंट काम तो वो है हमारे लिए। उसकी एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ये है ए वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और मान लीजिए ये है बी वेक्टर 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 2k कैप। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर हमें सोल्व करना हो, तो जब आपको दो वेक्टर्स i j k की फॉर्म में दिए हैं तो बहुत ही ईजी है, हमें सेम को ही यहाँ पर करना है मल्टीप्लाई। सो जो दोनों i कैप वाले हैं, सो 2 इंटू 4 8 प्लस 3 इंटू 5 एंड प्लस 4 इंटू 2 बस। ठीक है, बिल्कुल सिंपल काम है कि i वालों को i वाले के साथ, j कैप को j कैप वाले के साथ, k कैप को k कैप वाले के साथ। तो आंसर क्या आ जाएगा, 8 प्लस 15 प्लस 8, सो दिस इज द 31। ठीक है, ऐसे आप लोगों को किन्हीं भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, और आल्सो ये क्यों होता है वो मैं आपको बताता हूं, बिकॉज कोई दो अगर सेम वेक्टर हैं, यानी कि i कैप डॉट i कैप होता है 1, ठीक है, j कैप डॉट j कैप भी होगा 1, और k कैप डॉट k कैप भी होगा 1। कोई भी दो ऑपोजिट हैं, यानी कि i डॉट j हो, ठीक है, या फिर j डॉट k हो, या फिर k डॉट i हो, कोई भी दो हो तो 0 आंसर आएगा, क्योंकि ये सभी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं इसलिए। ठीक है, इसलिए ऐसा होता है। और आल्सो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें एक और छोटा सा रिजल्ट है, किसी वेक्टर को उसी के साथ ही अगर हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, दैट बिकम्स ए वेक्टर का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, क्योंकि एंगल बन जाएगा कोज 0, तो कोज 0 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पर भी ए वेक्टर है, यहाँ पर भी ए वेक्टर है, तो ये फॉर्मूला बन जाता है। ये भी बहुत ही यूज होता है। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट बातें ही इसमें से बता रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया आपका स्केलर प्रोडक्ट। इसके बाद आता है एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। वो जो है हम इसी फॉर्मूले से ही सोल्व करने वाले हैं। तो एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, सो हमने अभी अभी सोल्व किया है कि a डॉट बी इज इक्वल्स टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड b वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कोस थीटा। सो कोस थीटा बिकम्स a डॉट बी बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और b वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास एंगल का फॉर्मूला बन जाता है। ओके, सो डॉट प्रोडक्ट सोल्व करना आप लोगों को ऑलरेडी आ चुका है, तो जो भी आप लोगों को दो वेक्टर्स यहाँ पर दिए होंगे उनका डॉट प्रोडक्ट ऊपर लिख लें। ठीक है, वो भी एक स्केलर नंबर होगा, और उन दोनों के मैग्नीट्यूड्स को यहाँ पर रखें तो आप लोग सोल्व कर सकते हैं। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आती है कि इफ़ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर, मैं ऐसे लिखता हूँ परपेंडिकुलर, देन कोज थीटा इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि एंगल कितना आएगा, कोज 90 होगा इसलिए। सो इसका मतलब है कि ये जो a डॉट बी है ये 0। ठीक है, सो इसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए कि a वेक्टर है हमारे पास a1 i कैप, b1 j कैप, c1 k कैप, एंड b वेक्टर है मान लीजिए a2 i कैप,
b to j cap and c to k cap. Then if a and b vector are perpendicular, then a1 into a2 plus b1 into b2 प्लस c1 इंटू c2 इज इक्वल टू 0। अगर दो वेक्टर्स हैं परपेंडिकुलर तो उनके जो भी कोफिशिएंट्स होंगे, उन जो उनके डायरेक्शन रेशियोज होंगे, मतलब उनको हमने करना है मल्टीप्लाई और उनको ऐड करेंगे तो हमें 0 आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहीं पर एक और इम्पोर्टेंट मैं आपको रिजल्ट बना देता हूं। अगर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हैं पैरेलल, ठीक है, पैरेलल है तो इन सभी का रेशियो सेम होगा, a1 ओवर a2, मतलब एक दूसरे के वो प्रोपोर्शनल होंगे, डायरेक्शंस जो उनकी सेम होगी, इसलिए c1 ओवर c2। ठीक है, तो ये भी यूज किया जा सकता है फॉर्मूला। ओके, तो ये इसमें कुछ सिंपल सिंपल से फॉर्मूले हैं। एक बार आप लोगों के फॉर्मूले हो गए तो हम सभी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इसके बाद आता है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, तो प्लीज इनको साथ में ही आप लोगों को नोट डाउन करना है, क्योंकि इसके बाद जब हम प्रॉब्लम्स को स्टार्ट करेंगे तो आपको फिर ही अंडरस्टैंडिंग होगी अगर आप लोगों ने फॉर्मूलास को नोट डाउन किया है। ठीक है, सो मान लीजिए ये कोई दो वेक्टर्स हैं जैसे हमने पहले बनाए थे, ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर, इनमें एंगल है थीटा। सो नाउ प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ए, ठीक है, बी वेक्टर की ए के ऊपर क्या होगी प्रोजेक्शन, ये होगी। ठीक है, जैसे किसी चीज का उसके ऊपर शैडो पड़ता है तो ये होगी उसकी प्रोजेक्शन। इसकी वैल्यू क्या होगी, अगर हम यहाँ से, ये हमारा बन जाएगा यहाँ पर हाइपोटेन्यूज, ये बनेगा बेस, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज अ कोस थीटा, सो दिस इज इक्वल्स टू बी कोस थीटा। ठीक है, अब या तो हमें सबसे पहले इसको सोल्व कर इसको बाद में निकालना होगा। अगर हम कोस थीटा की जगह पर ये वाला फॉर्मूला यूज कर लें, ठीक है, सो बी का मतलब क्या है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो यहाँ से आया ए डॉट बी, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो दिस बिकम्स ए वेक्टर का ए डॉट बी ओवर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यानी कि जिस वेक्टर की प्रोजेक्शन जिसके ऊपर निकालनी है डिवाइड में उसी का ही मैग्नीट्यूड रखना है ए डॉट बी के। तो ये फार्मूला आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स। नाउ क्रॉस प्रोडक्ट, और हम इसे बोल देते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, जो भी बच्चे फिजिक्स वाले हैं, ठीक है, A+1 के, उनको तो इसके बारे में जरूर पता होगा। सो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ थीटा एंड यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू दीज टू वेक्टर्स। ठीक है, और इसमें यूज होता है राइट हैंड स्क्रू रूल, जो होता है राइट हैंड थंब रूल वाला, उसके साथ हम इसकी डायरेक्शन पता करते हैं। उसका मतलब क्या है कि मान लीजिए ये था हमारा ए वेक्टर, ठीक है, और यहां पर है आपका कोई बी वेक्टर, तो अगर हम ए क्रॉस बी कर रहे हैं, हम ए क्रॉस बी कर रहे हैं इस तरह से, ठीक है, तो हमारा जो ये है नॉर्मल वेक्टर, इसका आंसर ऊपर को होगा। ठीक है, तो इसका आंसर ऐसे ऊपर को जाएगा, तो मतलब यहां पर होगा ये। ठीक है, तो इस साइड पर इसकी डायरेक्शन होगी एन यूनिट वेक्टर की, मतलब इस साइड पर होगा ए क्रॉस बी वेक्टर। तो अगर हम बी क्रॉस ए है करते तो उसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी। ठीक है, तो इस तरफ कौन होगा, बी क्रॉस ए होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं माइनस एन यूनिट कैप वेक्टर। ओके, इसकी भी अगर आपको जरूरत हो तो ये भी यूज किया जा सकता है। सो दिस इज एंगल थीटा। ठीक है, सो अब यहाँ से क्या है कि ये जो एन वेक्टर है, ये जो एन यूनिट वेक्टर है, दिस इज द यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। इसके बारे में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें मिलती हैं, इसको हमने सोल्व करना होता है। तो इसको अगर सोल्व करना हो, सो एन वेक्टर यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ऐसे हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो इसकी दो डायरेक्शंस बन सकती हैं, वो अगर हमें प्रॉब्लम में पूछी जाए तो हम वहां से इसके प्लस माइनस साइन यूज कर दोनों वेक्टर्स को निकाल सकते हैं, ऊपर वाला भी और ये वाला भी, नीचे वाला भी। ठीक है, और इसमें एक आपको इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू द माइनस बी क्रॉस ए। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट में ऐसा बिल्कुल नहीं होता, उसमें ए डॉट बी एंड बी डॉट ए दोनों सेम होते हैं, बट यहाँ पर इसके आगे लग जाती है माइनस। ठीक है, तो ऐसे जो छोटे छोटे फॉर्मूले हैं इन पर बेस्ड आपको न्यूमेरिकल्स भी पूछे जा सकते हैं। एंड अगर हमें यहाँ से साइन थीटा को निकालना हो तो हम क्या करेंगे, साइन थीटा इज इक्वल्स टू, पहले हमें इनका मॉडुलस करना होगा, बिकॉज दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ए क्रॉस बी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ए डॉट बी इज ए स्केलर क्वांटिटी, इसीलिए इसे बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। सो मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पर ए वेक्टर,
एंड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ऐसे हम यहाँ से साइन थीटा निकालते हैं। तो ए को मैं ए भी लिख सकता हूँ और इसे मैं ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी लिख सकता हूँ, दोनों चीजें ही सेम है, ठीक है, दोनों रिप्रेजेंटेशन सेम मानी जाती हैं। ओके, तो ये हो गया साइन थीटा का फॉर्मूला। एंड आल्सो अगर ए वेक्टर इज हो पैरेलल टू बी वेक्टर तो क्या होगा, ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू जीरो वेक्टर। देखिए यहाँ पर जीरो के ऊपर भी आपको वेक्टर लगाना है बिकॉज इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर ये दिया हो तो ये भी हो सकता है या फिर ए और बी जीरो वेक्टर भी हो सकते हैं, ठीक है, उनमें से कोई भी केस हो सकता है, ठीक है। तो इससे कुछ और इंपॉर्टेंट फार्मूले हमारे पास जो आते हैं वो क्या है कि हम क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प के साथ एरिया फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, मान लीजिए ये वेक्टर है ए, मान लीजिए एक साइड उसकी ए वेक्टर बना रही है, दूसरी बना रही है बी वेक्टर, तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सिंपल सा काम है, ठीक है। और अगर हमें इसको यहाँ से हाफ करना हो यानी कि इतना ही एरिया निकालना हो सो वो बन जाएगी एरिया ऑफ द ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स हमें दी हो एडजेसेंट साइड्स, सो दैट इज द 1/2 ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, उससे हाफ हो जाएगा, सिंपल सी काम है। अगर हमें दी हो यहाँ पर डायगोनल्स, ठीक है, डायगोनल वेक्टर्स दिए हों तो हमें क्या करना है, तो मान लीजिए ये है कोई पैरेललोग्राम, एक इसकी यहाँ से है पास हो रही डायगोनल, एक ये है, सो मान लीजिए ये है हमारे पास D1 वेक्टर और ये वाला है हमारे पास D2 वेक्टर, ठीक है। तो इससे अगर हमें एरिया फाइंड करना हो, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, देन एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू 1/2 क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड ऑफ द D1 एंड D2, ठीक है। इसके आगे आएगा 1/2 बिकॉज दीज टू आर द डायगोनल्स एंड दीज टू आर द साइड्स, उसमें हम ऐसे ही यूज कर लेंगे। तो ये सभी फॉर्मूलाज पर बेस्ड आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि हमें क्रॉस प्रोडक्ट को सोल्व यहाँ पर कैसे करना है, ठीक है, वो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इसे सोल्व आउट कैसे करना है। सो इसको हम एक एग्जांपल के साथ सोल्व करते हैं। मान लीजिए ये दोनों दिए हैं वेक्टर, हमें सोल्व करना है ए क्रॉस बी, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। तो उसके लिए हमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट सोल्व आउट करना है, डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो आई कैप जे कैप के कैप, पहले जो वेक्टर आगे है उसके सभी उतार लेंगे कोफिशिएंट, यहाँ से 1 - 2 3, 1 - 2 3, फिर इसके उतारेंगे 2 1 2, ठीक है। तो हमने हमेशा यही रो आप लोगों ने चूज करनी है क्योंकि इसके साथ आपकी रिप्रेजेंटेशन इजी हो जाएगी। सो आगे आएगा आई कैप, देन क्या होता है, इसको छोड़ देना है और इनको छोड़ देना है, दिस मल्टीप्लाई विद दिस एंड दिस मल्टीप्लाई विद दिस, ठीक है। सो -2 × 2 -4, जब यहाँ से ऊपर को मल्टीप्लाई होती है तो हम आगे लगाते हैं -1 × 3। फिर जो दूसरा एलिमेंट है यहाँ पर क्या हम यूज करते हैं, साइन प्लस माइनस प्लस, तो इसके आगे आएगी माइनस प्लस माइनस, तो फिर ये वाली रो तो स्किप होनी है, अब इसके वाला स्किप करेंगे कॉलम, सो 1 × 2 -2 × 3 प्लस ये वाला एलिमेंट ये आएगा प्लस, अब इसको छोड़ेंगे, सो 1 × 1 -2 × -2 दैट इज द -4, एक तो हमारी माइनस, एक यहाँ से आ गई, सोल्व आउट कर लें, -7 आई कैप, ये बच गया +4 जे कैप एंड दिस बिकम्स द +5 के कैप। तो ऐसे हम सोल्व कर सकते हैं ए क्रॉस बी प्रोडक्ट को, ठीक है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं कि अगर दो वेक्टर होंगे यहाँ पर परपेंडिकुलर, जो हमारे रेक्टेंगुलर एक्सिस पर होते हैं वेक्टर्स, तो उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात है। सो दिस इज द आई कैप, दिस इज द जे कैप एंड यहाँ पर है के कैप, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ से मल्टीप्लाई की आई को जे के साथ तो आंसर आएगा के कैप, सो आई क्रॉस जे इज इक्वल्स टू के कैप, क्योंकि यहाँ से हम इस तरफ जा रहे हैं तो ऊपर वाला आंसर आ जाएगा के कैप, ठीक है। अगर हम जे को करेंगे के के साथ इस तरफ जा रहे हैं तो आंसर आ जाएगा आई कैप, ठीक है। तो अगर हम के को आई के साथ हैं करते मल्टीप्लाई तो आंसर आ जाएगा हमारा जे कैप, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना। अगर इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट कर देते हैं, अगर मान लीजिए हमने कर दिया जे × आई तो आएगा -के कैप, तो इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और अगर सेम वेक्टर का ही क्रॉस प्रोडक्ट सेम वेक्टर के साथ होता है देन इट इज ए जीरो वेक्टर बिकॉज ये दोनों होंगे पैरेलल, एंगल होगा 0, सो साइन थीटा इज 0, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वेक्टर और द क्रॉस प्रोडक्ट। अब इस पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को सोल्व आउट करते हैं, ठीक है।